हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की जो बुक है 11th की बायोलॉजी की बुक, वो हम पढ़ रहे हैं और इसको हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके जो नीट एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज़ आएंगे वो आप इजीली कर पाएँ और जो आपके बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली जो है कर पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी एनसीईआरटी है आपको अपने सामने रखनी होगी और पॉइंट्स को नोट करते जाना होगा आपको। देखिए, एक तो ये आपको ये फ्री में मिल रहा है, आपको ये पता ही है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन बस एक चीज़ आपको करनी होगी, आपको इस सीरीज़ को जो है एक तो आपको शेयर करना होगा, दूसरी इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए और जो है लाइक कीजिए ताकि एक मोटिवेशन मिलती है पढ़ाने वाले को और वो ज़्यादा मेहनत करता है ताकि आप तक अच्छे से वो कंटेंट डिलीवर कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शेयर करना होगा इस चैनल को, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना होगा क्योंकि वो भी तो प्रिपेयर कर रहे होंगे ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंचे। आपने सुना होगा कि ए फ्रेंड इन ए नीड इज़ फ्रेंड इन नीड, ठीक है, वो एक मिसाल है। तो उस मिसाल को जो है आप कायम रखें। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक जो है अपने सामने रखिए और साथ साथ पॉइंट्स को आप हाईलाइट और नोट करते जाइए। हमें आज पढ़ना है राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स होते क्या है, इस चीज़ को हमें पढ़ना है। राइबोसोम्स आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स। ये क्या होते हैं? ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब आप कहेंगे सर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इसके लिए समझने के लिए आपको याद रखना होगा कि ये आपको छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है। या तो ये फ्रीली आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे या ये आपको अटैच्ड मिलेंगे ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने आपको दिखाया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर ये छोटे छोटे दाने जो आपको दिखते हैं ना, यही राइबोसोम्स कहलाते हैं। इनको राइबोसोम्स कहते हैं, इसीलिए इनको हम ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। और इन पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, यानी अगर हम इस छोटे से दाने को इधर दिखाए, कोई भी मेम्ब्रेन इसको बाहर से एनक्लोज नहीं करता, यानी यहाँ पर इसके बाहर कोई भी जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। दिस आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेसेस पर प्रेजेंट होंगे। इनको ऑब्जर्व किया गया अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। आपको इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो, आपको इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना होगा। और जब उसके नीचे इसको जो है एग्जामिन किया जाता है तो ये क्या दिखता है, एक डेंस पार्टिकल, ठीक है। और किसने पहले इसको डिस्कवर किया? इट वाज जॉर्ज पैलेडी इन 1953, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब राइबोसोम्स होते क्या है? राइबोसोम्स जो है दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, यानी राइबोसोम्स में जो है इनमें आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए के साथ साथ इनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। राइबोसोम्स में क्या होता है, किस चीज़ के बने हुए होते हैं? इसमें एक तो आरएनए प्रेजेंट होता है, दूसरा इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और कोई भी मेम्ब्रेन इसको सराउंड नहीं करता है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, RNA एंड प्रोटीन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNAs प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स एंड वेरियस प्रोटीन्स आर देयर। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो डिफरेंट होते हैं देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। कैसे? जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 80S वाले राइबोसोम्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 70S राइबोसोम्स वाले होते हैं। यहाँ से आपके लिए नीट के लिए क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, ज़रूर यहाँ से आ सकता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं इसमें क्या होता है, क्या DNA और प्रोटीन्स होते हैं या RNA और प्रोटीन्स? तो आपको आंसर में लिखना होगा RNA एंड प्रोटीन्स। और आपको क्वेश्चन आएगा कि दे आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, आर नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना कोई भी मेम्ब्रेन इनके ऊपर नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में होंगे या अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको याद रखना होगा दोनों चीज़ें जो है हो सकती है। तीसरा ये कि 80S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है और 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। ईच राइबोसोम जो है, हर कोई राइबोसोम जो है, इसके दो लार्ज
इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। कितने सब यूनिट्स? 2। एक होता है बड़ा वाला सब यूनिट जिसको लार्जर सब यूनिट कहते हैं या स्मॉलर सब यूनिट, और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारा जो है दिस इज़ द लार्ज सब यूनिट, और ये जो है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर एक बड़ा राइबोसोम बनाते हैं जिसमें आप देख रहे हो लार्ज और जो स्मॉल सब यूनिट ये इकट्ठे हुए हैं। और ये तब होता है, ये चीज़ जो है ये तब होती है कब ये दोनों सब यूनिट्स मिलते हैं, जब क्या करनी होगी? जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होगी। ठीक है, क्या करनी होगी? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। और तब तक ये क्या करते हैं? तब तक ये सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं, यानी आपका लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट अलग अलग होते हैं। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तो ये मिलकर एक बड़ा सब यूनिट, एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। तो उस टाइम में क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा लार्ज सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट कौन सा होता है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ ATS मतलब अगर हम देखें कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उसके जो सब यूनिट्स हैं उसके 2 सब यूनिट्स हैं। एक तो होता है उनमें 60S सब यूनिट और 40S, यानी उनमें जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 60S होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है दैट इज़ 40S। किनमें? यूकैरियोट्स में। अब अगर हम बात करें 70S राइबोसोम्स यानी प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाले राइबोसोम्स, इनमें लार्जर सब यूनिट 50S का होता है और स्मॉलर यूनिट 30S का होता है। अक्सर ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, और इस साल भी ये इसके आने के चांसेस है कि ATS में कौन से सब यूनिट्स होते हैं। आपको याद रखना होगा 60 एंड 40। प्रोकैरियोट्स में कौन से सब यूनिट्स होते हैं? 50 एंड 30। ठीक है, अभी आपने देखा 60S और 40S। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ पर लार्जर सब यूनिट 50S होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30S होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर लास्ट में S जो आता है ना, 60S, 40S या हम कहेंगे 80S, 70S, तो S का मतलब क्या होता है? सैवडबर्ग्स यूनिट। सैवडबर्ग्स यूनिट इट स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। और ये इनडायरेक्टली क्या करता है? मेजर करता है। ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सैवडबर्ग यूनिट जो है और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है, इट इज़ द डायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज? नो, इट इज़ द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ किस चीज़ का? इट इज़ द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। और एक चीज़ आप यहाँ पर ऐड कीजिए, प्लस शेप, यानी 3 चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। किस चीज़ पर? डेंसिटी, साइज और शेप पर। ठीक है, बोथ 70S, चाहे 70S हो या 80S, दोनों जो है आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। ये भी आपने देखा। जो जितना बड़ा सब यूनिट होगा वो उतना जल्दी क्या होगा? वो उतना जल्दी सेंट्रीफ्यूज में नीचे बैठेगा। यानी जितना वज़न ज़्यादा होगा उतना, जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ना, या आगे जाके आप पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना जल्दी जो है वो सेटल डाउन नीचे होगा वो पार्टिकल। शेप की बात करेंगे, जितना कॉम्पैक्ट शेप्ड होगा उतना जल्दी वो नीचे आएगा, जितना वो फ्लैट शेप्ड होगा उतना वो धीरे धीरे नीचे आएगा। साइज़, तो ये तीनों चीज़ें जो है आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर यही पॉइंट याद रखना होगा कि यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, दोनों में कौन कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उनके सब यूनिट्स को याद रखना होगा। यूकैरियोट्स में 60 और 40, ठीक है, और जो 70S में वहाँ पर 50S और 30S। और याद ये भी रखना होगा कि आपको प्लस नहीं करना है। आप 50 + 30 करोगे वो 80 आएगा, और आप कहोगे यहाँ पर 70S है तो 80 कैसे आएगा। ये बेसिकली हमने यहीं पर पढ़ा ना कि ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है। साइज़ और शेप का ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। चलिए जी, और ये भी आपको पता है कि जो राइबोसोम्स है इनका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब देखते हैं हम साइटोस्केलेटन क्या होता है।
व्हाट इज साइटोस्केलेटन? एन एलॉबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स, यानी ये सेल के अंदर जो है फिलामेंट्स बनाते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिलामेंट मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि साइटोस्केलेटन जो है, दीज आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन द सेल। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स के बने हैं, क्या ये लिपिड्स के बने हैं, या ये प्रोटीन्स के? तो आपको याद रखना होगा कि साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि दीज आर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स। इसमें 3 चीज़ें आती है। कौन कौन से? मतलब साइटोस्केलेटन के 3 टाइप्स हैं। वन इज़ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज माइक्रोफिलामेंट्स, एंड थर्ड इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इन्हीं को कलेक्ट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, और इनको कलेक्टिवली हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब इनकी फंक्शन क्या होती है? चलिए जी, हमने तो ये कह दिया कि ये साइटोस्केलेटन जो है सेल में प्रेजेंट होते हैं, इनके 3 टाइप्स होते हैं। अब फंक्शन क्या है इनकी? फंक्शन एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, यानी सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में, ठीक है, यानी उसकी शेप को मेंटेन रखने में ये हेल्प करते हैं। दूसरा, ये उसको सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल जो मोटिलिटी दिखाती है, मूवमेंट दिखाती है, उस मोटिलिटी को दिखाने के लिए साइटोस्केलेटन का होना ज़रूरी है। 3 फंक्शंस आपको यहाँ से याद रखनी होगी कि व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। वन इज इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। सेकंड, मोटिलिटी में जो सेल हरकत करती है ना, सेल चलती है, फॉर एग्जांपल आपका बैक्टीरिया, उसमें फ्लैजेलम है, और उस फ्लैजेलम की वजह से वो बैक्टीरिया जो है मूवमेंट करता है, उस फ्लैजेला में प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन, तभी जाके मोटिलिटी दिखा सकता है। या आप देखोगे स्पोरम सेल जो है, स्पोरम सेल में क्या होता है? स्पोरम सेल में टेल होती है, और उस टेल में क्या होता है? फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। अगर फ्लैजेलम नहीं होगा तो स्पर्म जो है वो मूवमेंट नहीं दिखा सकता। तो उस मूवमेंट को दिखाने के लिए देयर आर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन द सेल, और सेल की शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। यहाँ पर जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजेलम में। आगे जाके पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। सीलिया एंड फ्लैजेला ये होते क्या है? दीज आर हेयर लाइक आउटग्राउथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से आपको याद रखना कि सीलिया और फ्लैजेला ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज एनी सेल, इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये अटैच होते हैं। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल दिस इज द दीज आर फ्लैजेलास, ठीक है। कहाँ पर है ये प्रेजेंट? सेल सरफेस पर। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और सेल दिखाऊंगा, और इस पर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा ये ठीक नहीं बना, इसको थोड़ा सा फिर से मैं ड्रा करूँगा। ठीक है, दिस इज ये जो देख रहे हो आप, एक मिनट इसको फिर से ड्रा करता हूं मैं, इसको फिर से ड्रा करेंगे, कोई मसला नहीं है। ये कोई सेल है, और इस पर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड फ्लैजेला। एक है तो कहेंगे फ्लैजेलम, ये अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो सीलिया कहेंगे, एक को सीलियम कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा फ्लैजेलम और सीलियम, या सीलिया और फ्लैजेला ये कहाँ पर अटैच होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के साथ, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। सीलिया होते हैं स्मॉल देन फ्लैजेला, विच वर्क लाइक ओर्स। ये किस तरीके से काम करते हैं? ये करते हैं जैसे ओर्स होते हैं ना, ओर्स आपने देखो जो किश्ती होती है ना, उस किश्ती को वो जो पैडल यूज़ होता है ना उसको ओर कहते हैं। उसी तरीके से सीलिया काम करते हैं, जैसे ओर काम करते हैं नाव चलाने में। आप समझो ये सेल एक नाव है, ये सेल एक नाव है, और इसके जो ओर्स हैं वो ये सीलिया है। काजिंग द मूवमेंट, ये क्या करते हैं? मूवमेंट काज करते हैं, यानी सेल को
मोमेंट देते हैं या जो सेल के सराउंडिंग में फ्लूइड होगा उसको मूव करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो आउटर मैंने बनाया ये जो है दिस इज़ द सराउंडिंग फ्लूइड, यानी जो सेल के बाहर फ्लूइड है, सराउंडिंग फ्लूइड ये वही है, ठीक है। या तो ये जो ओरज है ये ओरज इस फ्लूइड को मूवमेंट देंगे, यानी उससे क्या होगा, ये फ्लूइड जो है मूव करेगा, सेल एक ही जगह रहेगी लेकिन ये जो फ्लूइड है ये मूव करेगा पीछे फॉर एग्जांपल। या ये जो सीलिया है ये क्या करेंगे, ये जब बीट करेंगे तो उस बीटिंग की वजह से सेल आगे बढ़ेगी, तो ये भी हो सकता है। यानी या तो सेल मूव करेगी या तो ये सराउंडिंग फ्लूइड को क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, सेल एक ही जगह रहेगी और सराउंडिंग फ्लूइड मूव करेगा, या तो ये होगा, या तो सराउंडिंग फ्लूइड एक ही जगह रहेगा लेकिन सेल आगे मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ दिस सीलिया। ओके, चलिए जी आगे चलते। फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला अगर हम फ्लैजिला की बात करेंगे तो फ्लैजिला जो है इट इज़ कंपैरेटिवली लॉन्गर, ये बड़ा होता है जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है, इट इज़ लॉन्गर देन सीलिया एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट, और इससे क्या होती है, सेल मूव करती है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं आल्सो पॉजेस फ्लैजिला, उनके पास भी फ्लैजिला होता है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। यानी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिला डिफरेंट होते हैं देन यूकैरियोटिक फ्लैजिला से, ठीक है, यानी उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ ए सीलियम ऑफ और द फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपके सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ एक फ्लैजिला निकला हुआ है, ठीक है। और आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये जो फ्लैजिलम है, ये जो फ्लैजिलम है इसके बाहर जो कवरिंग है वो किसकी बनी है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो सीलियम है, ये सीलियम भी कवर्ड है किससे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर इसकी एक कवरिंग बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने ये देखा। चलिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ना बाहर की तरफ, ये जो स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। चाहे वो सीलिया की बात करो आप या फ्लैजिला की बात करो। और क्या देख रहे हो आप, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपने देख लिया। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने पहले ही पढ़ा, साइटोस्केलेटन के 3 टाइप्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना फ्लैजिला या सीलिया, इसमें क्या प्रेजेंट है, पेरिफेरल की तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल की तरफ क्या देख रहे हो आप, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये डबलेट्स होते हैं, यानी 2-2 होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 सेकेंड हो गए ना डबलेट्स, और ये क्या होते हैं, डबलेट्स होते हैं, ठीक है। और आप ये भी देख रहे हो कि ये जो है आपस में कनेक्टेड है और उसको हम कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटर डबलेट ब्रिज, इनके दरमियान इंटर डबलेट ब्रिज है ये वाला। फिर आप देख रहे हो कि सेंटर में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, सेंटर में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ये रहे 2 हैं, ठीक है। और ये भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इंटर ब्रिज के इस ज़रिए, ठीक है। और आप देख रहे हो ये वाला रेड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ। और आप छोटे छोटे प्रोटीन्स देख रहे हो यहाँ पर, ये वाले, ये जो कनेक्टेड है इस पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स के साथ, इनको डायनिन्स कहते हैं। और एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये वाला,
जो कि सेंट्रल शीथ के साथ जुड़ा हुआ है, निकला कहाँ से? निकला है इस पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल से और जुड़ा है किसके साथ? सेंट्रल शीथ के साथ। इसे कहते हैं रेडियल, इसे कहा जाता है रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक। जैसे आपने टायर तो देखा होगा ना, इस तरीके से टायर होता है, टांगे का टायर आपने देखा होगा, ठीक है। ये उसका सेंट्रल ये होता है, जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल शीथ है और उसके दरमियान छोटे से दो और माइक्रोट्यूब्यूल्स, और वो सेंट्रल शीथ किसके साथ जुड़ा हुआ है? पेरिफेरी के साथ। ये जो स्पोक्स हैं ये मान लीजिए आप, ये रेडियल स्पोक्स हैं, ठीक है। उसी टायर जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भी उसके साथ ये रिजेंबल करता है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले इनको काउंट करेंगे, ये कितने होते हैं पेरिफेरल में? पेरिफेरल में कितने डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं? ये हो गया 1 डबलेट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फिर से टोटल करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल मिलाकर 9 डबलेट्स होते हैं। इसको कहते हैं हम 9 प्लस सेंटर में कितने सिंगलेट्स होते हैं? 2। इसको कहते हैं 9 + 2 अरेंजमेंट। क्या कहते हैं इसे? 9, एक मिनट, इसे कहते हैं 9 + 2 अरेंजमेंट। 9 + 2 क्यों कहते हैं इसे 9 + 2? 9 + 2 क्योंकि पेरिफेरल में कितने डबलेट्स हैं? वो 9 है, और बीच में 2 क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स सिंगलेट्स, क्योंकि ये अलग अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग है, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए ना डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको डबलेट कहते हैं। यहाँ पर इनको सिंगलेट कहेंगे। तो 9 क्या डिनोट करता है? डबलेट्स, और 2 क्या डिनोट करता है? 2 सिंगलेट्स। 2 सिंगलेट्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डियर कोर, ये जो कोर होता है, कोर मतलब यहाँ पर आप समझो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है ना, ये सारा स्ट्रक्चर, इसको हम एक्सोनीम कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सारा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? एक्सोनीम। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या है? एक्सोनीम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ सारा ये कुछ ये एक्सोनीम है। डियर एक्सोनीम यानी डियर कोर जिसे हम कहते हैं, पॉजेसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसमें नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है जो अभी आपने पढ़ा, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, ये पैरेलली रन करता है लॉन्ग एक्सिस के साथ। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फ्लैजेलम है, ये इसकी एक्सिस है, आप देख रहे हो इस जानिब प्रेजेंट है, यानी बढ़ रही है, इसको कहते हैं एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है। अंदर आप क्या देख रहे हो? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे ना, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो भी रन कर रहे हैं पैरेलली इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इसी को कहते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ये जो लॉन्ग एक्सिस है इसी के पैरेलल ये आगे बढ़ रही है, पैरेलली आगे बढ़ रही है। ये क्या अंदर? इसके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। यानी जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाली चीज़ें, ये तो लंबे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे ना, इस तरीके से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द दिस फ्लैजेलम ये रन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। द एक्सोनियम यूजुअली हैज़ 9 डबलेट्स, जी सही है, अभी हमने पढ़ा 9 डबलेट्स होते हैं, रेडियली अरेंज्ड, यानी अराउंड इस सर्कल में ये रेडियली अरेंज्ड है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपने अभी पढ़ा 9 होते हैं ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और बीच में एक पेयर है सेंट्रली लोकेटेड। सच एन अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? 9 + 2 अरेंजमेंट। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि एक्सोनिम में प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, और इनमें अरेंजमेंट होते हैं 9 + 2। क्वेश्चन यहीं से आता कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें जो अरेंजमेंट होता है, क्या वो 9 + 0 होगा, क्या वो 9 + 1 होगा, या 9 + 2? आपको याद रखना होगा 9 + 2। 9 क्या डिनोट करता है? 9 डबलेट्स,
और 2 क्या डिनोट करता है? 2 सिंगलेट्स। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, यानी उनके दरमियान यहाँ पर आप देख रहे हो ना ब्रिज प्रेजेंट है, ये वाला, दिस इज द ब्रिज। ये एक दूसरे के साथ ब्रिजेस के जरिए कनेक्ट होते हैं। एंड इज आल्सो एनक्लोज्ड, और बाहर क्या प्रेजेंट होता है इन दोनों सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स के अराउंड? सेंट्रल शीथ। और वो सेंट्रल शीथ कनेक्टेड होता है टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ द ईच पेरिफेरल डबलेट्स। हर डबलेट के एक ट्यूब्यूल से, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये डबलेट है, ये भी ये डबलेट है ना, डबलेट के 2 पार्ट्स, इनमें से एक ट्यूब्यूल के साथ क्या कनेक्ट है? रेडियल स्पोक। और वो रेडियल स्पोक किसके साथ कनेक्टेड है? सेंट्रल शीथ। यानी सेंट्रल शीथ रेडियल स्पोक के जरिए डबलेट में से एक ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स। तो टोटल स्पोक्स कितने होंगे? जितने डबलेट्स हैं। डबलेट्स कितने? डबलेट्स हैं 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। और टोटल रेडियल स्पोक्स कितने होंगे? वो भी तो 9 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल रेडियल स्पोक्स भी 9 है। द पेरिफेरल डबलेट्स, जो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय लिंकर्स। उनको लिंकर्स कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दीज इंटर डबलेट ब्रिजेस। बोथ द सीलियम, चाहे सीलियम हो या फ्लैजेलम, इमर्ज फ्रॉम, वो कहाँ से बनते हैं, कहाँ से इमर्ज होते हैं? फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बेजल बॉडी कहते हैं। यानी दोनों फ्लैजेलम और सीलियम जो है वो उगते कहाँ से हैं? उनकी बेस जो है ना वो बेजल बॉडी से बनती है। मतलब ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेजल बॉडी प्रेजेंट होगी, वहीं से क्या बनेगा? फ्लैजेलम या सीलियम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल? सेंट्रोसोम क्या होता है और सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली, एक ऑर्गेनेली होती है कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। ये क्या बनाता है? 2, ये बना हुआ होता है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स से, जिनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। ये तो हो गया एक। दूसरा इस तरीके से, सॉरी इसको यहाँ पर दिखाएंगे नीचे आपको समझाने के लिए। तो ये भी बंडल जैसा स्ट्रक्चर ये भी होगा। सेंट्रोसोम, इसको हम क्या कहेंगे? इस पूरे स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम कहेंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम। और इन दोनों को क्या कहेंगे? इन दोनों को सेंट्रियोल्स कहेंगे। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम में जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये 2, इनको क्या कहेंगे? इनको सेंट्रियोल्स कहेंगे। इनको सेंट्रियोल्स, पूरे को सेंट्रोसोम, और जो इसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले, इनको कहेंगे सेंट्रियोल्स। इनको कहेंगे सेंट्रियोल्स। दे आर सराउंडेड बाय, ये जो सेंट्रियोल होता है, ये जो सेंट्रियोल होता है ये सराउंड होता है एक मटेरियल से जिसको हम एमॉर्फस मटेरियल कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से क्या समझ में आ जाए। ये जो फ्लूइड है इसे कहा जाता है एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। यानी ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये सराउंडेड होते हैं, इनके इर्द गिर्द यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? इनके इर्द गिर्द प्रेजेंट होगा एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट होगा। एमॉर्फस का मतलब जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, डू नॉट हैव एनी शेप, कोई शेप नहीं होती है। पेरीसेंट्रियोलर मतलब, पेरीसेंट्रियोलर मतलब अराउंड,
अराउंड द सेंट्रियोल। जो मटेरियल है इसको पेरीसेंट्रियोलर कहते हैं। और इसको एमार्फस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। तो इसका मतलब सेंट्रियोल्स जो हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय द एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोसोम, ये जो दोनों सेंट्रियोल्स है ना, ये जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं सेंट्रोसोम में, ये लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो है ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर, यानी मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला जो है इसकी डायरेक्शन इस जानिब है, मतलब ये जब इसको कट करेगा तो ये 90 डिग्री कट करेगा ना, यहाँ पर बनेगा ना 90 डिग्री एंगल, तो इस तरीके से ये रन करता है। और ये वाला अगर हम इसको यहाँ पर रखेंगे, यानी ये इस तरीके से हम बनाएंगे, इस वाले को इधर ले आएंगे और अब इस वाले को इधर में ले आऊँ तो ये बनेगा ना कुछ इस तरीके से। तो आप देखिए ये इसको जब यहाँ पर कट करेगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बनेगा ना। तो ये हम देख रहे हैं कि रन कर रहे हैं 90 डिग्री टू ईच अदर। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये वाला इसको कट कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि दे लाई पैरेलल टू ईच अदर। कट नहीं करते बट लाई पैरेलल करते हैं इस तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील, ठीक है। दोनों की ऑर्गेनाइजेशन जो है कार्ट व्हील की तरह है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड, ये भी बने हुए होते हैं 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स के, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स, ठीक है। 9 पेरिफेरल जो है फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। यानी इस तरीके से समझाने के लिए 1 2 3 होगा, 1 2 3, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से 9 इवनली स्पेस्ड, और इनके दरमियान क्या है स्पेस। पेरिफेरल फाइब्रिल्स, इनको पेरिफेरल फाइब्रिल्स कहते हैं, पेरिफेरल फिब्रिल्स। और ये किन के बने हुए होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ट्यूबुलिन प्रोटीन, आपको पता होगा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल भी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के 3 टाइप्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा ट्यूबुलिन्स, ठीक है। तो हमने देखा कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल प्रोटीन्स के बने हुए थे, फिब्रिल्स के बने हुए थे, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ईच फिब्रिल इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ईच ऑफ द पेरिफेरल प्रोटीन इज अ ट्रिपलेट। ये क्या होता है? एक ट्रिपलेट। यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है? ट्रिपलेट है ना, इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। वहाँ पर आपने क्या देखा था? डबलेट। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर लिंक्ड। एडजेसेंट जो ट्रिपलेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये लिंक्ड होते हैं विद ईच अदर ब्रिजेस के ज़रिए। जैसे वहाँ पर आपने डबलेट्स देखा, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनिशियस। इनका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो भी क्या होता है? वो भी प्रोटीनिशियस होता है। इसको हब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हब। दिस इज कॉल्ड हब विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। और वो हब किसके साथ बाइंड होता है? पेरिफेरल, वो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स के साथ जुड़ा होता है बाय रेडियल स्पोक्स, ठीक है। यानी यहाँ पर जो हब है वो रेडियल स्पोक्स के साथ बाय दिस पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, या हम कहेंगे पेरिफेरल फिब्रिल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है बाय रेडियल स्पोक्स, और वो भी प्रोटीन्स के बने हुए थे। द सेंट्रियोल्स फॉर्म दे। अब सेंट्रियोल्स क्या बनाते हैं? सेंट्रियोल्स बनाते हैं, सेंट्रियोल जो है ये बनाते हैं बेसल बॉडी। यहीं से बनता है ना सीलिया और फ्लैजिला। तो आपने देखा सीलिया और फ्लैजिला कहाँ से बनते हैं? बेसल बॉडी से। और बेसल बॉडी किस चीज़ की बनी होती है? सेंट्रियोल की, ठीक है। सेंट्रियोल में आपने देखा कि यहाँ पर ट्रिपलेट होता है।
और आपने सीले और फ्लैगेला में देखा आउटर जो पेरिफेरल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो डबलेट के बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड द स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू द स्पिंडल apparatus, यानी कि सेंट्रियोल से बेजल बॉडी बनती है, सीला की और फ्लैगेला की, और स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जिनसे स्पिंडल apparatus बनते हैं जब सेल डिवाइड करती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे स्पिंडल फाइबर्स जो है या स्पिंडल apparatus ये क्या होते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है कि ये सेंट्रियोल से बनते हैं और आगे जाके सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं इन एनिमल सेल्स में। चलिए जी, अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस को। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस आपको पता ही होगा कि ये एक ऑर्गेनेली है जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने पहले डिस्क्राइब किया था 1831 में। उसके बाद आए थे एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस को जो है इसको स्टेन किया, यानी इसको डाई लगाई, और इसमें जो डाई लगती है दैट इज़ बेसिक डाइज। तो फिर इसने नाम दिया क्रोमेटिन। इसको क्या नाम पड़ा? क्रोमेटिन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस क्यों बेसिक डाइज से स्टेन होता है? क्योंकि पहले तो हम याद ये रखना होगा कि जो बेसिक डाइज होती है लाइक आपकी मिथाइलिन ब्लू है, या आपकी जो और एक डाई है दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टलिन ब्लू, ये पॉजिटिवली चार्ज डाइज होती है। और न्यूक्लियस जो है उसमें नेगेटिवली चार्जड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डीएनए पे कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव, क्योंकि उसमें जो है फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप्स पर कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव। क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए नेगेटिवली चार्जड क्यों है? आपको याद होना चाहिए डीएनए में नेगेटिवली चार्जड फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, उस वजह से डीएनए आपका नेगेटिवली चार्जड होता है। न्यूक्लियस भी तो नेगेटिवली चार्जड अब दिखाएगा, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है आपके नेगेटिवली चार्जड मॉलिक्यूल जैसे कि डीएनए। अब नेगेटिव किसके साथ बाइंड होगा? पॉजिटिव के साथ। तो आप कौन सी डाई यूज़ करोगे? बेसिक डाई। तो डायरेक्टली स्टेन होगा जब आप क्या करोगे? बेसिक डाई यूज़, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट करेगी नेगेटिव चार्ज के साथ। तो वहाँ पर जो आपको मटेरियल दिखेगा उसको फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन बोल दिया। यहाँ पर याद रखना होगा कि न्यूक्लियस किसके साथ, किस डाई के साथ जो स्टेन होगा? बेसिक डाई के साथ। बेसिक डाई में कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव, बेसिक नेगेटिव चार्ज। और बेसिक डाइज की कुछ एग्जांपल्स हमने अभी बता दी, मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टलिन ब्लू। न्यूक्लियस में क्यों नेगेटिव चार्ज होती है? क्योंकि डीएनए प्रेजेंट होता है। अब डीएनए क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है? क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंटरफेज न्यूक्लियस, जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, यानी वो न्यूक्लियस जब सेल डिवाइड नहीं करती है, हैज़ हाईली एक्सटेंडेड, उस टाइम हाईली एक्सटेंडेड और एलाबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या होता है ये पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरफेज न्यूक्लियस। देखिए आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर मैं दिखाऊँ, यहाँ पर जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल, इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। ये आपका सेल साइकिल है। एक फेज़ को आप क्या कहते हो? एक फेज़ को आप कहते हो इंटरफेज। जब सेल डिवाइड करती है डिफरेंट फेजेस से गुजरती है, एक फेज़ को आप क्या कहते हो? इंटरफेज, ठीक है। और एक फेज़ होता है जिसको आप, ये इंटरफेज जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है G1 फेज़, G1 फेज़, और होता है, हमने क्या बोला? हमने बोला, देखो यहाँ से फिर से मैं दिखाऊंगा पहले आपको। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। वन इज इंटरफेज एंड वन इज एम फेज। एम फेज मतलब जिसमें माइटोसिस और मियोसिस होती है, सेल डिवाइड करती है। इसमें क्या करती है? सेल डिवाइड। और ये वाला जो बड़ा फेज आपको दिख रहा है इंटरफेज, इंटरफेज के भी 2-3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है G1 फेज, सेकंड इज S फेज, थर्ड इज G2 फेज, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, जहाँ पर न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं होता है, जब सेल डिवाइड करती है ना, पहले वो क्या करती है? पहले वो अपने न्यूक्लियर मटीरियल को, न्यूक्लियर
मटेरियल को डबल कर लेती है, क्योंकि डिवाइड होना होता है, 2 सेल्स बनाने हैं, तो न्यूक्लियर मटेरियल क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, अब जब इस सेल में न्यूक्लियर मटेरियल डबल हुआ, सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर इसमें भी आधा, जब हम कहेंगे कि न्यूक्लियर मटेरियल आएगा, इसमें भी न्यूक्लियर मटेरियल आएगा क्योंकि डबल हुआ है। ये जो न्यूक्लियर मटेरियल डबल होता है ये किस फेज़ में होता है, ये इंटरफेज में होता है। इंटरफेज के किस स्टेज में, खासकर एस फेज़ में। न्यूक्लियर मटेरियल क्या हो सकता है, आपका डीएनए हो सकता है, और जब डीएनए डबल हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। यानी जब डीएनए अपने ही जैसा दूसरी कॉपी बनाएगा उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। और वो रेप्लिकेशन कहाँ पर होती है, वो रेप्लिकेशन आपके इसी एस फेज़ में होती है। क्या उस टाइम न्यूक्लियस डिवाइड हुआ होता है, नहीं, न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं हुआ है। अरे अभी डिवाइड कहाँ होगा, जब तक ना न्यूक्लियर मटेरियल बनेगा। न्यूक्लियर मटेरियल कब बनेगा, वो बनता है एस फेज़ में। अब ठीक है, एस फेज़ में न्यूक्लियर मटेरियल बन गया, आगे जाके बाकी चीज़ें भी बनेंगी। और जब सेल को एक्चुअली डिवाइड करना होता है वो किस फेज़ में चली जाती है, बाद में एम फेज़ में। यहीं पर जो है सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 सेल्स, या जितने भी सेल्स बनाने होते हैं यहाँ से बनते हैं, 2 सेल्स बन गई। ठीक है, डीएनए मटेरियल जो है आपका वो डबल हुआ था, और यहाँ पर वो दोनों सेल्स में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो फिर से यहाँ पर चलते हैं, जब न्यूक्लियस जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, यानी अभी डिवाइड नहीं हुआ होता है, सिर्फ डीएनए मटेरियल डबल बना हुआ होता है, हैज़ हाईली एक्सटेंडेड, उस टाइम हाईली एक्सटेंडेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम न्यूक्लियर प्रोटीन बना हुआ होगा। क्यों, क्योंकि डबल न्यूक्लियर प्रोटीन बने हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन का मतलब, न्यूक्लियर मतलब आपका जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल डीएनए, और प्रोटीन इसके साथ जो अटैच्ड होते हैं उसको हम कहेंगे प्रोटीन। यानी डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन। ये क्या होते हैं उस टाइम, एक्सटेंडेड और एलाबरेट। इसी को हम कहते हैं क्रोमैटिन। इसी को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। आपको पता होगा कि डीएनए के साथ कौन से प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स पर कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि डीएनए पर कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये अटैच होगा हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। अगर हिस्टोन प्रोटीन्स पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होती तो ये मत होता अटैच डीएनए के साथ। हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक प्रोटीन्स, इनको हम बेसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। ऊपर आपने पढ़ा ना बेसिक डाइज, बेसिक प्रोटीन्स मीन्स इन पर कौन सी चार्ज होती है, इन पर चार्ज होती है पॉजिटिव चार्ज। और उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल अमीनो एसिड्स हैं दैट इज़ आर्जिनिन, मोस्टली आर्जिनिन, ठीक है, और लाइसिन, क्योंकि ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होती है। इसी वजह से हिस्टोन पर कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज। और हिस्टोन क्यों बाइंड होता है डीएनए के साथ, क्योंकि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज क्यों होती है, फॉस्फेट की वजह से। और डीएनए अटैच क्यों होता है हिस्टोन के साथ, क्योंकि हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज होती है। क्यों बाइंड होना है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा भाई। जो आपका डीएनए है ना, अगर आप उसको देखोगे को वो लंबा सा स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन उस लंबे से स्ट्रक्चर को आपको कंपैक्ट करना है, उसके लिए आपके हिस्टोन प्रोटीन ज़रूरी है। हिस्टोन प्रोटीन ज़रूरी है ताकि वो समा सके उस न्यूक्लियस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा इंटरफेज न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती है। उसमें क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्या होता है, एक्सटेंडेड एलाबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी जल लाइक स्ट्रक्चर्स और कुछ प्रोटीन्स उसमें। एंड वन आर मोर, और एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं जिनको हम न्यूक्लियलाई कहते हैं। यानी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं फिर से एक स्ट्रक्चर। ये आपकी कोई सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर अभी आपने क्या देखा, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। डीएनए के साथ क्या एसोसिएटेड है, डीएनए के साथ अभी आपने देखा इसके साथ प्रोटीन एसोसिएटेड है, जिनको हमने क्या कहा, जिनको हमने हिस्टोन प्रोटीन्स कहा। और आपने क्या देखा, और आपने देखा इसके अराउंड जो है मटेरियल प्रेजेंट है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स।
और अभी मैंने आपको बोला एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलाई। एक को न्यूक्लियोलस कहेंगे। ये कोई, इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस के अंदर ही एक स्ट्रक्चर होता है विदाउट एनी मेम्ब्रेन, विदाउट एनी मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो दो पैरेलल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है और उसके दरमियान स्पेस होती है तकरीबन 10 से लेकर 50 नैनोमीटर तक। यानी ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन, दिस इज बेसिकली इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और यहाँ पर दोनों आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और आप क्या देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर किसका मैं बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर मैं अभी बना रहा हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये इसका जो है दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो है दिस इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर आप देख रहे हो खाली जगह प्रेजेंट है जहाँ से प्रोटीन्स और बाकी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। आपको पता ही है कि जब डीएनए से आपका मैसेंजर आरएनए बनता है ना, ये प्रोटीन बनाना होता है, तो वो मैसेंजर आरएनए यहीं से ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। कहाँ से? यानी जब यहाँ पर आपका मैसेंजर आरएनए बनता है वो फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है न्यूक्लियर पोर से। इसको यहाँ पर मैं रब करूँगा, ये है न्यूक्लियर पोर। और यहीं से क्या होती है, चीज़ें एक्सपोर्ट यानी न्यूक्लियस से बाहर फेंकी जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, और यहीं से इंपोर्ट भी होता है। कुछ चीज़ें न्यूक्लियस को ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो साइटोप्लाज्म से, यानी एक्सपोर्ट का मतलब न्यूक्लियस से चीज़ें बाहर निकालना साइटोप्लाज्म में, जैसे कि मैसेंजर आरएनए। इंपोर्ट का मतलब साइटोप्लाज्म से चीज़ें अंदर ले आना न्यूक्लियस में। ये कहाँ से होता है? ये न्यूक्लियर पोर से होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये स्पेस है बिटवीन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और एक चीज़ जो बाहर ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होता है और जुड़ा हुआ होता है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये आपका जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ होता है। कौन सा? आउटर मेम्ब्रेन। इसके साथ इनर मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ होता है नहीं, बल्कि सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितनी, इसका डायमीटर कितना होता है? 10 से लेकर 50 नैनोमीटर तक। और पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स, यानी यही जो मेम्ब्रेन्स है ये एक बैरियर क्रिएट करते हैं बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस और दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस, ये भी पढ़ा,
विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स, और इस पर क्या होते हैं प्रेजेंट राइबोसोम्स, यानी यहाँ पर मैं दिखाऊंगा ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इस पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, वहाँ पर ये जो है इंटरप्टेड होते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट पोर्स जिनको हम न्यूक्लियर प्रोटीन पोर्स कहते हैं। वहाँ पर दोनों फ्यूज़ हुए होते हैं मेम्ब्रेन, यानी इनर और आउटर, अभी आपने देखा। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर, ये किस लिए होते हैं, वहाँ से मूवमेंट होता है आरएनए और प्रोटीन्स का, जो कि बोथ डायरेक्शन में होता है, यानी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, जो अभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैंने बोला। नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस, नॉर्मली एक ही न्यूक्लियस होता है, और कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर दो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको याद होगा, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक लार्ज न्यूक्लियस और एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, दोनों की अलग अलग फंक्शंस होती है। सम मेच्योर सेल्स, कुछ मेच्योर सेल्स ऐसी हैं जिनमें न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल आपकी इरिथ्रोसाइट्स, आपकी आरबीसीज, या प्लांट्स में सीवी ट्यूब सेल्स, जहाँ पर वास्कुलर प्लांट्स में जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है। वुड यू कंसिडर दिस सेल्स लिविंग, क्या आप इन सेल्स को लिविंग कहोगे या नहीं? बिल्कुल इनको लिविंग कहेंगे। क्यों? इनमें तो न्यूक्लियस ही नहीं है, लिविंग कैसे कहेंगे? लिविंग इसलिए कहेंगे कि लिविंग्स में, जो लिविंग सेल्स में कुछ चीज़ें होती है, कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस, क्या इन सेल्स में नहीं होती? इन सेल्स में होती है। एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें। ठीक है, ये बायोकेमिकल हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म में दिखाते हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे कि ये लिविंग है। न्यूक्लियस का होना ज़रूरी नहीं है, एक लिविंग सेल के लिए न्यूक्लियस क्राइटेरिया नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है ना, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसको हम न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, इसी में न्यूक्लियोलस भी होगा, इसी में क्रोमेटिन भी होगा। यानी आप समझिए, आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, इसलिए बाहर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल या मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज। ठीक है, इस सेल में ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी अंदर जहाँ पर प्रेजेंट होगा ना मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा आपका, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसी में प्रेजेंट क्या होगा? इसी में प्रेजेंट होगा क्रोमेटिन, ये आपका क्रोमेटिन है। इसी में प्रेजेंट होगा कहीं पर न्यूक्लियोलस। ठीक है, द न्यूक्लियोलाई आर, जो न्यूक्लियोलाई होते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी आपने देखा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर स्फेरिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। और आपको याद रखना होगा जो आपके ये न्यूक्लियोलस है, इनकी फंक्शन क्या है? इनकी फंक्शन है ये राइबोसोम्स को बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। और राइबोसोम्स खुद कहाँ से बनते हैं? खुद बनते हैं न्यूक्लियोलस से। राइबोसोम्स में क्या होता है प्रेजेंट? उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है? आरएनए। वो आरएनए कहाँ से आता है? वो आरएनए तो न्यूक्लियोलस ही से आता है। द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियोलस कंटिन्यूअस होता है विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता इस पर। इट इज़ द साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यहीं से राइबोसोमल आरएनएज बनते हैं। जो राइबोसोम्स में आरएनएज होते हैं ना, उनको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये वाला आरएनए दिस इज राइबोसोमल आरएनए, वो यहीं से बनता है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई, बड़ा न्यूक्लियोलस और बहुत सारे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे उन सेल्स में जो एक्टिवली डिवाइड करते होंगे, यानी जहाँ पर प्रोटीन्स बन रहे होंगे वहाँ पर आप देखो, क्योंकि प्रोटीन्स बनाने हैं, प्रोटीन्स के लिए आपके पास राइबोसोम्स होनी चाहिए। जब सेल प्रोटीन्स बनाते हैं तो उस टाइम न्यूक्लियोलस बड़ा होगा ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम्स बनेंगे। ठीक है, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन। अभी आपने पढ़ा जब इंटरफेज न्यूक्लियस होता है उस टाइम आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम आपके अलग अलग क्रोमेटिन्स, ये क्रोमोसोम्स नहीं दिखते हैं, उस टाइम वहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स, जिनको आप क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, लेकिन मुख्तलिफ स्टेजेस पर क्या होता है? सेल शो
स्ट्रक्चर्स, वो दिखाती है स्ट्रक्चर जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियस जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर क्रोमोसोम्स दिखते हैं। अब फ़र्क क्या है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में? देखो, हम ये कह सकते हैं कि जो आपका क्रोमेटिन है ये एक्सटेंडेड नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, यानी फैले हुए होते हैं इस तरीके से। लेकिन जो क्रोमेटिन, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, ये कम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ये जो क्रोमेटिन्स हैं ये कम्पैक्ट हुए होते हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यानी यहाँ पर। ठीक है। क्रोमेटिन कंटेन्स, क्रोमेटिन्स पे क्या होता है आपने अभी पढ़ा, डीएनए होता है और कुछ सम बेसिक प्रोटीन जिनको हिस्टोन्स कहते हैं, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं और कुछ आरएनए भी होता है। सिंगल ह्यूमन सेल, एक सिंगल ह्यूमन सेल में तकरीबन 2 मीटर की लेंथ का डीएनए प्रेजेंट होता है। यानी जब आप अपने एक सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। जो आपकी सोमैटिक सेल है ना, बॉडी सेल जिसे हम कहते हैं, उसमें कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उन्होंने 23 पेयर्स बनाए हुए होते हैं। ठीक है। उन 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स को अगर आप एंड टू एंड क्या करोगे? एंड टू एंड करोगे ज्वाइन, एंड टू एंड क्या करोगे? ज्वाइन करोगे, तो कुल मिलाकर उसकी लेंथ आएगी 2 मीटर्स। ठीक है। वो इन क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। यू विल स्टडी द डिटेल्स, कैसे पैकेजिंग होती है वो आगे जाकर 12th क्लास में आप पढ़ोगे, वो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। अर्ली क्रोमोसोम्स विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल, यानी क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं? जब सेल डिवाइड करती है। इंटरफेस में दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, वो सिर्फ जब डिवाइड सेल करती है, सेल यानी जिस एम फेज में आती है। एसेंशियली जब यानी डिवाइडिंग सेल में आप एक क्रोमोसोम को देखोगे, वहाँ पर आप क्या देखोगे? एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगी। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मीन्स वहाँ पर थोड़ा ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा बल्जी ये क्रोमोसोम है, लेकिन सेंटर में आप देख रहे हो ना, थोड़ा कंस्ट्रक्टेड है, अंदर की तरफ है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पर कंस्ट्रक्टेड है, ये थोड़ा सा कंपैक्ट है ये क्रोमोसोम, इस वाले स्ट्रक्चर को सेंट्रोमियर कहते हैं। इट इज़ द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यानी ये वाला स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इसी को सेंट्रोमियर कहा जाता है। ऑन द साइड्स ऑफ विच, इनकी साइड्स पर, यानी यहाँ पर ये एक साइड हो गया। ठीक है, यानी ये एक साइड है और ये एक साइड है। इनके साइड्स पर आप क्या देखोगे? डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिनको काइनेटोकोर्स कहेंगे। ये जो है डिस्क लाइक शेप्स, दीज आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। बेसिकली काइनेटोकोर्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स ये होते हैं। आगे जाके हम देखेंगे इनकी फंक्शन क्या होती है। बेसिकली जो आपके दिस माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, जब इनको डिवाइड करना होता है तो माइक्रोट्यूबुल्स बनते हैं ना, वो अटैच यहीं पर होते हैं काइनेटोकोर्स पर। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कैसे अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर्स होल्ड्स 2 क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर पे क्या होता है? ये जो कंस्ट्रक्शन है ना सेंट्रोमियर, ये वाली, यहाँ पर अटैच्ड होते हैं 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम। यानी ये एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं। किस वजह से? सेंट्रोमियर पर ये जुड़े हुए हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट होगा? क्या ये सेंटर में प्रेजेंट होगा या सेंटर से थोड़ा ऊपर? ये सेंटर में प्रेजेंट होगा या सेंटर के थोड़ा ऊपर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा या टिप पर प्रेजेंट होगा? तो उस हिसाब से क्रोमोसोम्स के टाइप्स होते हैं। यानी ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के क्लासेस कौन कौन से हैं? 4 क्लासेस है। एक तो होता है मेटासेंट्रिक। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज मेटासेंट्रिक, यानी आप देखोगे बीच में प्रेजेंट है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप लेंथ मेजर करोगे तो वो इक्वल आएगी इस क्रोमेटिड के साथ। ठीक है ना? बीच में क्रोमोसोम हैज़ मिडल सेंट्रोमियर, मिडल में सेंट्रोमियर है और फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। फिर होता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक यानी मिडल से थोड़ा ऊपर, क्रोमोसोम हैज़ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल।
और यहाँ से शॉर्टर आर्म बनती है, ये होगी शॉर्टर आर्म और ये होगी एक लार्ज या लॉन्गर आर्म। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक, अब एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, क्रोमोसोम हैज़ सेंट्रोमियर सिचुएटेड एट क्लोज टू इट्स एंड, यानी ये एंड है, एंड के क्लोज पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। वायर इज द टीलोसेंट्रिक, जो टीलोसेंट्रिक होता है उस पर बिल्कुल जो टर्मिनल साइड होता है यानी टिप पर प्रेजेंट होता है क्या, सेंट्रोमियर। टीलोसेंट्रिक टिप पर सेंट्रोमियर, वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर लॉन्ग आर्म बनेगी और छोटे से 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन एक ही हो सकती है, नहीं, कंस्ट्रक्शन दूसरी भी हो सकती है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो कंस्ट्रक्शन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को सैटेलाइट भी कहते हैं, ठीक है, इसको सैटेलाइट भी कहते हैं। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग, यहाँ पर मतलब ये क्या होता है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, यानी यहाँ पर स्टेनिंग नहीं होती है एट ए कॉन्स्टेंट लोकेशन, और इसकी लोकेशन कॉन्स्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। और इसको दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट, ये जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ना, स्मॉल फ्रेगमेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसको सैटेलाइट कहते हैं। माइक्रोबॉडीज़ क्या होती है, मनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेजिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं। छोटे मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट वेजिकल्स पर, उनको माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं। उनमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, और ये प्रेजेंट होते हैं बोथ प्लांट्स और एनिमल सेल्स में। तो इस तरीके से जो है हमारा ये जो चैप्टर है द सेल, ये हमारा कंप्लीट हुआ है। तो मैंने पहली भी आपसे जो रिक्वेस्ट की कि आप इस BR एकेडमी जो हमारी चैनल है इसको आप शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये पहुँचे, और कंटिन्यूसली आप रेगुलरली इसको देखते रहिए ताकि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाए। और मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप पहले से जितने भी लेक्चर्स हैं उनको बेसिक से आप, यानी पहले चैप्टर्स मेरे अपलोड जो किए हैं ना ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हुए, उनको पहले देखो आप, फिर जाके आप नए नए चैप्टर्स को देखो जो मैं अपलोड करता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से आपको बेस मिलेगी, और बेस जब आपकी स्ट्रांग होगी तब जाके आपके नए जो लेक्चर्स है वो आपको अंडरस्टैंड आप इजीली कर सकोगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।